मैं शैलेश आप सब करता हूँ अपने प्यारे से एजुकेशनल यूट्यूब प्लेटफॉर्म शैलेश में। आज बच्चों पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 राज्य एवं राष्ट्र की आय। एनसीईआरटी के प्रश्नावली में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है बाबू लॉन्ग और शॉर्ट, वो सारे 1 बाय 1 करने वाले हैं। आज पढ़ने वाले हैं आय से आप क्या समझते हैं। आय का मतलब क्या बाबू? आय को इंग्लिश में इनकम बोलते हैं। देखो बाबू, कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का काम करता है, उस काम के बदले जो भी उस व्यक्ति को रुपया पैसा धन दौलत की प्राप्ति होती है, या फिर उस काम के बदले किसी भी प्रकार के वस्तु की प्राप्ति होती है, तो क्या कहते हैं? आय कहते हैं। उस व्यक्ति का कमाई कहते हैं। आइए इसे ही उत्तर में बारीकी से बेहतर ढंग से समझ लेते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक कार्य करता है, देखो बच्चों, कार्य भी लोग दो तरह से करते हैं। कार्य को दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। एक क्या है? शारीरिक, और दूसरा क्या है? मानसिक है। जब कोई व्यक्ति शरीर के द्वारा बाबू, जैसे कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम करता है, अपने शरीर पर बोरा उठाता है बाबू, एक स्थान से दूसरे स्थान तक छोड़ देता है। ईंट ढोता है तो अपने सर पे ईंट उठाता है और दूसरे स्थान तक रख देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वह व्यक्ति अपने शरीर के द्वारा बाबू मेहनत कर रहा है, शरीर के द्वारा काम करके रुपया पैसा पूंजी को कमाता है। उसी को क्या बोलते हैं? शारीरिक काम बोलते हैं। और मानसिक, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक लोग क्या करते हैं बाबू? कोई भी इंजीनियर क्या करता है? लैपटॉप पर काम कर रहा है, तो वहाँ पे वह इंजीनियर लैपटॉप पर ज़्यादा हाथ का इस्तेमाल कर रहा है कि ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करता है? तो बच्चों, दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करता है। तो वह कौन सा कार्य हो गया? तो मानसिक कार्य हो गया। जैसे शिक्षक लोग क्या करते हैं? ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मानसिक तौर पर वे काम करके रुपया पैसा पूंजी कमा रहे हैं। तो दो तरह के काम होते हैं। लोग क्या कर दिए हैं? कामों को दो भागों में बांट दिए गए हैं। एक क्या है? शारीरिक, यानी कि जो व्यक्ति शरीर के द्वारा काम करता है, और दूसरा क्या है? मानसिक, जो व्यक्ति मानसिक के द्वारा यानी कि दिमाग के द्वारा ज़्यादा काम करता है। इन कामों के बदले, इन दोनों कामों के बदले में जो भी पारिश्रमिक मिलता है बाबू, यानी कि काम के बदले में जो भी रुपया पैसा पूंजी मिलता है, उसे उस व्यक्ति की आय कहा जाता है। जैसे आपके गली मोहल्ले में बाबू लोग क्या करते हैं? अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। काम करके जो भी रुपया पैसा पूंजी प्राप्त करते हैं, या वह व्यक्ति शारीरिक काम कर रहा हो या फिर वह व्यक्ति मानसिक काम कर रहा हो, उस काम के बदले जो भी रुपया पैसा पूंजी प्राप्त होता है, उसे उस व्यक्ति की क्या कहते हैं? आय कहते हैं, कमाई कहते हैं। तो शारीरिक या मानसिक काम के बदले में किसी भी व्यक्ति को पारिश्रमिक मिलता है, यानी कि काम करने के बदले में मेहनताना मिलता है, उसे उस व्यक्ति की क्या कहते हैं? आय कहते हैं, कमाई कहते हैं। आय मौद्रिक अथवा वस्तुएं के रूप में प्राप्त होता है, या फिर बच्चों मुद्रा के रूप में, यानी रुपया पैसा के रूप में पैसा प्राप्त हो सकता है, आय प्राप्त हो सकता है। या फिर कोई व्यक्ति कहीं पे किसी कंपनी में काम किया, तो मुद्रा के जगह पे, रुपया पैसा के जगह पर वह व्यक्ति वस्तु को भी ले सकता है। तो आय के रूप में मौद्रिक अथवा वस्तुओं के रूप में प्राप्त करता है। तो सीधा सीधा हम इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं बच्चों कि जब कोई व्यक्ति आर्थिक क्रिया करता है, यानी कि आर्थिक में बच्चों अर्थ छुपा हुआ है। अर्थ मतलब रुपया पैसा। जब कोई व्यक्ति रुपया पैसा के लिए काम करता है, उसे उस व्यक्ति की क्या कहते हैं? आय कहते हैं, कमाई कहते हैं, इनकम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? पहले समझेंगे कि सकल का मतलब क्या होता है, घरेलू उत्पाद का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। इसको क्या करना है बाबू? परिभाषित करना है। सकल का मतलब बाबू सभी, कुल, और घरेलू का मतलब घर का। तो यहाँ पे हम अपना भारत देश को क्या समझेंगे? घर समझेंगे। अपने भारत देश है ना बच्चों, जो अपने भारत देश के सीमा के अंदर जितने भी राज्य है, उसको क्या समझेंगे? अपना घर समझेंगे। और उत्पाद का मतलब किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का उत्पादन करना, निर्माण करना। जैसे खेतों से किसान क्या करते हैं? फसलों का उत्पादन करते हैं। गेहूं, मक्का, चावल का उत्पादन करते हैं। फैक्ट्रियों में कलम, कॉपी इत्यादि का निर्माण होता है। तो यही क्या हो गया? उत्पाद हो गया। तो कुल घरेलू उत्पाद, यहाँ पे ये बोल रहा है कि कुल भारत में कितना उत्पाद होता है। आप इससे क्या समझते हैं? इसको परिभाषित करें। उत्तर में देखो, किसी देश के अंदर एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि किसी भी देश के अंदर, अपने भारत देश के सीमा के अंदर
एक वर्ष की अवधि में एक साल के समय में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं, उत्पादित का मतलब उत्पादन करना, किसी भी चीज़ का निर्माण करना, या तो कोई भी वस्तु का निर्माण होगा बाबू, या तो वस्तु या तो सेवाओं का निर्माण होगा। सेवा का मतलब बोल सकते हैं कि बस वाला आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है कुछ पैसे लेकर के, तो बस वाला आपको क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है, किसी भी प्रकार के वस्तु को उत्पादन करके वह बस वाला नहीं दे रहा है। जैसे जियो वाला कंपनी आपसे कुछ पैसे लेता है और आपके सिम को रिचार्ज कर देता है, जिसके ज़रिए आप कहीं का भी न्यूज़ सुन सकते हैं, किसी भी प्रकार का वीडियो देख सकते हैं। तो यह जियो वाला कंपनी आपको क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है, किसी भी प्रकार का वस्तु का उत्पादन करके नहीं दे रहा। तो यही क्या हो गया, सेवा हो गया, सर्विस हो गया। तो किसी भी देश के अंदर एक वर्ष के समय में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को, जो भी किसी भी प्रकार का वस्तु का उत्पादन होगा, इससे जो भी बेच करके रुपया पैसा प्राप्त होगा बाबू, को किसी भी प्रकार के सेवा से रुपया पैसा प्राप्त होता है, इन दोनों से जो भी रुपया पैसा प्राप्त होता है उसके कुल मूल्य को, कुल रुपया पैसा दाम को क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसके दाम को, वस्तुओं को बेचेंगे तो कुछ ना कुछ रुपया पैसा प्राप्त होगा ना, सेवा देंगे तो सेवा के बदले पैसा लेंगे ना, बिल्कुल लेंगे। तो इन दोनों से जो भी मौद्रिक मूल्य होगा, इन दोनों का कुल मौद्रिक मूल्य का मतलब सभी का रुपया पैसा, सभी से वस्तुओं एवं सेवाओं से जो भी रुपया पैसा प्राप्त होगा बाबू, जितना भी भारत देश के अंदर सेवा एवं वस्तुओं का उत्पादन हुआ, इससे जो भी रुपया पैसा पूंजी प्राप्त होगा, कुल मौद्रिक मूल्य को, कुल रुपया पैसा पूंजी को क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, शॉर्ट में जीडीपी बोलते हैं। किसी भी देश के राष्ट्रीय आय को पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का गणना करना पड़ता है। अगर किसी देश के अंदर बाबू ये पता लगाना है कि उस देश के राष्ट्रीय आय कितना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी निकालना पड़ता है उस देश के अंदर। और हमने आपको बताया था बाबू कि यही क्या होता है, राष्ट्रीय आय का परिभाषा होता है। जो सकल घरेलू उत्पाद का परिभाषा है वही क्या होता है, राष्ट्रीय आय का परिभाषा होता है। किसी भी देश के अंदर एक वर्ष के समय में उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के जो भी रुपया पैसा में पूंजी में दाम होगा, मूल्य होगा, उसी को क्या बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं या फिर राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो राष्ट्रीय आय का पता लगाने के लिए कि किसी देश में राष्ट्रीय आय कितना है, क्या किया जाता है, सकल घरेलू उत्पाद की गणना की जाती है। गणना मतलब निकाला जाता है, जांच किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, प्रति व्यक्ति आय क्या है। प्रति का मतलब बच्चों हर एक, प्रत्येक, और व्यक्ति का मतलब हम मनुष्य लोग, आदमी लोग, जैसे हम हो गए, आप हो गए। और आय का मतलब कमाई, जैसे कोई व्यक्ति कहीं पे काम करता है बाबू, उस काम के बदले उस व्यक्ति को जो भी रुपया पैसा, धन दौलत या फिर किसी भी प्रकार के वस्तु मिलता है, वही क्या हो गया, उस व्यक्ति के लिए आय हो गया, कमाई हो गया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, इसको परिभाषित करना है। उत्तर में देखो राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय क्या होता है बच्चों, सबसे पहले ये समझो। पिछले ही वीडियो में हमने बताया था कि सकल घरेलू उत्पाद से हम क्या निकालते हैं बाबू, राष्ट्रीय आय का पता किया जाता है। राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद का मतलब सेम होता है, अर्थ एक ही होता है। जब किसी देश में एक साल के समय में बाबू जितने भी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, जितने भी वस्तुओं से, सेवाओं से जितना भी पैसा पूंजी प्राप्त होगा एक वर्ष के समय में किसी भी देश के अंदर, वस्तु को बेच करके या फिर किसी भी व्यक्ति को सेवा दे करके जो भी रुपया पैसा प्राप्त होता है बाबू, एक देश के अंदर एक साल में सभी को जोड़ देंगे। एक साल के अंदर में कितने सारे वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है एक देश के अंदर, कितने सारे लोगों को सेवा दे रहे हैं, बहुत सारे दे रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के सेवा दे रहे हैं। तो सभी से जो भी रुपया पैसा पूंजी प्राप्त होगा अलग अलग सेवाओं से, सभी को जोड़ देंगे एक साथ बाबू। जो भी मूल्य होगा, जो भी दाम होगा, मौद्रिक दाम होगा, उसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो राष्ट्रीय आय में जब देश की कुल जनसंख्या से, मतलब एक देश में जितने सारे लोग रह रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, कुल जनसंख्या बोलते हैं, उस देश की आबादी बोलते हैं। भाग देते हैं तो भागफल प्राप्त होता है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में बोल रहा है बाबू कि राष्ट्रीय आय में यानी कि एक देश के अंदर रहने वाले लोगों के द्वारा कमाई की गई पैसों में उस देश की कुल जनसंख्या से, उस देश में रहने वाले लोगों की जनसंख्या से भाग दे देंगे, तो जो कट कर के आएगा, जो भागफल आएगा, उसी को क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। प्रति व्यक्ति आय को क्या कहते हैं बाबू, औसत आय भी कहते हैं। मान लीजिए कि एक देश है बाबू, ये छोटा सा देश है, इसमें 3 लोग रहता है, 3 लोग कमाते हैं कितना, एक रुपया कमा रहा है, कोई 4 रुपया कमा रहा है, कोई फिर 4 रुपया कमा रहा है। तो 3 लोग हैं, तीनों लोगों की कमाई कितना है बाबू,
एक 1 रुपया, दूसरा 4 रुपया, तीसरा भी 4 रुपया कमाता, 4 4 8 है 1 9। तो यही क्या हो गया, राष्ट्रीय आय हो गया। इसमें कुल जनसंख्या से तो देश की कितनी जनसंख्या है, तो 3 है, तो 3 से भाग दे देंगे तो जो कट करके आएगा बाबू वही क्या हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति की कमाई हो जाएगा। और इसे क्या कहते हैं, औसत आय कहते हैं। अगर सरकार बाबू प्रत्येक व्यक्ति की आय, अगर भारत देश में कितने सारे लोग रहते हैं, सभी लोगों की आय कमाई को पता करने जाएगा सरकार, तो क्या एक्चुअल में वास्तविक में सरकार सभी का इनकम कमाई पता कर सकते हैं? नहीं बाबू, गलत हो जाता है। इसीलिए क्या किया जाता है, एक अनुमान लगा लिया जाता है बाबू औसत आय के द्वारा। तो आप समझ गए कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, जो भागफल आएगा वही क्या कहलाएगा, प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। और इसे औसत आय कहते हैं। सरकार सही आंकड़ा नहीं लगा पाती है। आगे है बाबू, प्रति व्यक्ति आय का एक फॉर्मूला होता है। क्या है, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो जो भागफल प्राप्त होगा वही क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। तो प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू क्या हो गया, राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, भारत में सर्वप्रथम का मतलब बाबू सबसे पहले, पहली बार। राष्ट्रीय आय का मतलब बाबू किसी भी देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों के द्वारा कमाई की गई पैसे को, जितने भी देश में लोग रहते हैं बाबू सभी के लोगों के द्वारा कमाई की गए पैसों को, रुपया पैसा धन दौलत को एक साल में जितने भी कमाते हैं उन सभी के पैसों को एक साथ जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे तो वही क्या कहलाएगा, उस देश का राष्ट्रीय आय कहलाएगा। की गणना का मतलब बाबू गिनना, जानना, जांचना, यानी कि उस देश के अंदर बाबू जितने भी लोग रुपया पैसा कमाते हैं उनके बारे में जानना, उनको निकालना, पता लगाना कि एक देश के अंदर एक साल में लोग कितना रुपया एक व्यक्ति कमाते हैं, इसको पता लगाना, जानना क्या कहलाता है, गणना कहलाता है। कब और किनके द्वारा की गई, तो भारत में बाबू सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना, यानी कि प्रत्येक लोग भारत देश के अंदर कितना रुपया कमाते हैं, कब पता लगाया था बाबू, और कौन से व्यक्ति थे जिनके द्वारा भारत में सबसे पहले प्रत्येक व्यक्ति की आय कमाई एक साल में कितना रुपया कमाते हैं, किनके द्वारा लगाई गई थी यह पता। इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है। देखिए बाबू, जिस प्रकार से आपके पिताजी, आपके भैया अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ काम करके रुपया पैसा धन दौलत आय अर्जित करते हैं, उसी प्रकार से बाबू देश के हर एक व्यक्ति, हर एक जनता अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ रुपया पैसा पूंजी कमाते हैं। तो इनके द्वारा कमाई की गई पैसे को एक साल में ये जितने सारे रुपया पैसा पूंजी कमाते हैं इनको सभी को एक साथ जोड़ देंगे तो वही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है, देश की कमाई कहलाता है। तो आपसे सिंपल भाषा में एनसीईआरटी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना, यानी कि अपने भारत देश में रहने वाले लोग कितना रुपया पैसा पूंजी कमाते हैं, इनका आंकड़ा सूची कब निकाली गई थी और किनके द्वारा निकाली गई थी, हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है। उत्तर में देखो बाबू, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना सन 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। और भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना कि लोग कितना कमाते हैं एक साल के अंदर में, सभी लोगों की आय को एक साथ जोड़ देंगे, गिनती कर लेंगे, जान लेंगे। कब निकाली गई थी बाबू, तो 1868 ईस्वी में निकाला गया था। जाना गया था किनके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपया बताए। अंग्रेजों के शासनकाल में सन 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने बाबू सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय आय की गणना की है, पता लगाएं। उन्होंने भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आय कमाई को पता लगाने के लिए सन 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखा, एक पुस्तक लिखा। पुस्तक का नाम क्या था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में बताएं बाबू, यह पुस्तक हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि बताओ कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा कौन सा पुस्तक 1868 ईस्वी में लिखा गया था। तो आप क्या बताइएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक के माध्यम से दादा भाई नौरोजी ने 1868 ईस्वी में भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आय कमाई पूरे साल भर का, यानी कि एक साल में कितना लोग कमाते हैं भारत देश के अंदर, 20 रुपया बताएं। इस पुस्तक के अंदर में क्या बताया बाबू कि एक साल में अपने भारत देश के लोग कितना कमाते हैं, 20 रुपया कमाते हैं। और यह आंकड़ा जानकारी किस पुस्तक में लिखा गया था बाबू, तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा गया था। किनके द्वारा यह किताब लिखा गया था, तो दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा यह किताब लिखा गया था।
तो दादा भाई नौरोजी जी ने पहली बार भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किए थे, पता लगाए थे सन 1868 ईस्वी में किताब के माध्यम से। प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब का नाम है, जो बताया बाबू कि साल भर में भारत के लोग मात्र 20 रुपया ही कमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो, भारत में राष्ट्रीय आय। तो सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रीय आय होता क्या है बाबू। जब किसी देश के अंदर कई सारे लोग रहते हैं, उन लोगों के द्वारा कमाई की गई पैसों को एक साथ जोड़ देंगे बाबू, रुपया पैसा कमाई की गए लोगों के द्वारा एक साथ जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा, देश की आय हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा। तो भारत की राष्ट्रीय आय यानी कि भारत देश में रहने वाले लोग जितने भी रुपया पैसा कमाते हैं उनको एक साथ जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय आय हो जाएगा, भारत देश का कमाई हो जाएगा। कि गणना, गणना करना का मतलब बाबू गिनना, जांचना, जानना, यानी कि बच्चों भारत देश के लोग एक साल के अंदर कितना रुपया कमाते हैं, गिनना, जांचना, यही क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय की गणना कहलाएगा। किसी भी देश के अंदर बाबू जितने भी लोग रुपया पैसा आय कमाते हैं, अर्जित करते हैं, उनको अगर हम जान लेंगे बाबू, गिन लेंगे, पता लगा लेंगे कि इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति कितना रुपया कमाता है, उसी को क्या बोलते हैं बाबू, गणना बोलते हैं, गिनना बोलते हैं। किस संस्था के द्वारा होती है और किस संस्था, किस ऑर्गेनाइजेशन, किस समूह, किस संगठन के द्वारा की जाती है। संस्था बोलने का मतलब बाबू एक काम को बाबू कई सारे लोग मिल कर के करते हैं। एक काम को करने में बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है तो उसको कुछ ना कुछ नाम देते हैं। सभी लोग किसी न किसी स्थान पर, किसी न किसी बिल्डिंग पे काम करते होंगे तो उसको कुछ ना कुछ नाम देते हैं ना बाबू। जैसे बहुत सारे शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसको क्या नाम देते हैं, स्कूल नाम दे देते हैं। कहीं पर भी किसी भी प्रकार का वस्तु का उत्पादन होता है तो वस्तु का उत्पादन कहाँ पे होता है, फैक्ट्री में, कंपनी में होता है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मजदूर मिलकर के काम करते हैं, तब तो बहुत वस्तु का उत्पादन होता है, किसी भी सामान का निर्माण होता है। तो उसे नाम क्या देते हैं, फैक्ट्री नाम देते हैं, कंपनी नाम दे देते हैं। तो इसी प्रकार से बाबू किसी भी देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आय कमाई को जानना आसान तो नहीं है। देखो अपना भारत देश कितना बड़ा देश है, यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और अलग अलग प्रकार के काम करके रुपया पैसा कमाते हैं। और सभी लोगों के द्वारा कमाई की गई पैसा सेम तो नहीं है बाबू कि हम जनसंख्या गिन लेंगे या जनसंख्या गिन के हम आय का पता कर सकते हैं। सभी लोग क्या करते हैं, कोई ज़्यादा कमाते हैं, कोई कम कमाता है, कोई 20,000 कमाता है, कोई 50,000 कमाता है, कोई 10 करोड़ कमाता है, कोई 5 करोड़ कमाता है। तो सभी लोगों की आय कमाई सेम सेम नहीं है, तो इसको पता करना भी तो आसान नहीं है। तो इसको पता करने में बाबू बहुत सारे लोगों की आवश्यकता होती है और बहुत सारे लोग जहाँ पे काम करते हैं उसी को क्या नाम देते हैं, संस्था देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन देते हैं, समूह देते हैं, संगठन देते हैं। जैसे आपके गांव में सर्वे करने वाला जाता है, एक पेपर निकालता है बाबू और आपसे पूछता है कि बताइए आपके पिताजी कितना रुपया कमाते हैं, कितना ज़मीन है, आपके घर में गाड़ी है या नहीं है, आपका घर कैसा है, एक कागज़ पर लिखता है और लेकर चला जाता है। और उसके ज़रिए सरकार पता कर लेती है बाबू कि आपके घर में क्या क्या है, कितना रुपया का कमाई होता है, आप किस प्रकार से जीवन यापन अपना गुजार रहे हैं। तो जहाँ पे ये कागज़ पर सारा चीज़ लिख करके ले आता है, आंकड़ा सूची बना करके ले आता है बाबू, तो अपने भारत देश में बहुत सारे जिला है, बहुत सारे गांव, बहुत सारे राज्य है। तो कोई एक व्यक्ति से ऐसा काम नहीं होगा, तो बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अलग अलग गाँव, अलग अलग राज्य से बना करके ले आते हैं बाबू, एक जगह काम होता है तो उसी को क्या नाम देते हैं, संस्था देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन नाम देते हैं। तो यहाँ पे ये समझना कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है, यानी कि भारत में रहने वाले लोगों की आय कमाई को पता करने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा ना। उत्तर में देखो, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा की जाती है। बाबू भारत में लोगों के द्वारा कितना लोग कितना पैसा कमाते हैं उसका गणना के लिए, उसको निकालने के लिए क्या किया गया है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO का निर्माण किया गया है। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रकाशित करती है और बाबू नियमित रूप से हर एक साल अच्छे तरीक़ा से यह संस्था क्या करती है, लोगों को प्रकाशित करती है बाबू कि इस देश की कमाई इतना है, इस देश का राष्ट्रीय आय इतना है। तो भारत में बाबू राष्ट्रीय आय को गणना करने के लिए, पता लगाने के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का निर्माण किया गया, यानी कि इसे शॉर्ट में CSO बोलते हैं। अपने भारत सरकार के द्वारा इस संस्था को निर्माण किया गया था बाबू ये पता करने के लिए कि अपने भारत देश में रहने वाले लोग एक साल में कितना रुपया कमाते हैं, ये जांचने के लिए इस संस्था यानी कि CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का निर्माण किया गया। यह संस्था नियमित रूप से यानी कि अच्छे तरीक़ा से हर एक साल प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रकाशित करती है, यानी कि लोगों को दिखाती है, जारी करती है।
आज समझने वाले हैं बाबू क्वेश्चन नंबर छठा में क्या है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्र का मतलब बाबू सबसे पहले समझते हैं, राष्ट्रीय का मतलब राष्ट्र और राष्ट्र का मतलब कोई देश, और आय का मतलब इनकम, कमाई। तो किसी भी देश की आय कमाई को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। कि गणना करना का मतलब बाबू गिनना, जानना में होने वाली कठिनाइयों, कठिनाई का मतलब बाबू दिक्कत, परेशानी का वर्णन करें। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र की आय को गणना करने में, जानने में क्या क्या दिक्कत होता है, क्या क्या परेशानी होता है, हमें ये बताना है। देखो बच्चों, अपने भारत देश का ही एग्जाम्पल ले ले। अपना भारत देश कितना विशाल है, जनसंख्या के मामले में क्या है, सबसे बड़ा है। और अलग अलग प्रकार के लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, जिससे उन्हें अलग अलग प्रकार के महीना सैलरी मिलता है। कोई का बिजनेस है तो कोई 1 लाख रुपया कमा रहा है महीना, कोई 50,000 तो कोई 20,000 रुपया महीना कमा रहा है। तो सभी व्यक्ति का आय कमाई क्या है, अलग अलग है, अलग अलग प्रकार के काम भी करते हैं। तो अपने भारत देश में जितने भी लोग रहते हैं बाबू, उनकी आय को जानना, उनकी आय को गिनना, निकालना, वही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो सभी व्यक्ति की आय को जानना, निकालना क्या इतना आसान है? नहीं बच्चों, अपना भारत इतना बड़ा विशाल देश है, अलग अलग प्रकार के लोग काम करके अलग अलग महीना कमाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं। तो इसमें क्या होती है, कठिनाई होती है, दिक्कत होती है। तो हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है कि अपने भारत देश की राष्ट्रीय आय या किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को जानने में क्या क्या दिक्कत परेशानी होता है, बताना है। उत्तर में देखो, भारत की राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित कठिनाई होती है। यानी कि भारत की राष्ट्रीय आय निकालने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, जो नीचे दिया गया है। सबसे पहला कठिनाई है आंकड़ों को एकत्रित करने में कठिनाई। आंकड़ों का मतलब बाबू लिस्ट, सूची। जैसे आपके गांव में सर्वे करने वाला लोग जाता है ना, सरकारी आदमी, और पूछता है कि बताओ आपके घर में मोटरसाइकिल है, खेत कितना है, मकान कैसा है, आपके पिताजी का कितना महीना मिलता है, वो सब आप बताते हैं और एक पेपर पर लिखता है। तो वही क्या है, सूची है, आंकड़ा है। तो क्या आप आंकड़ा, सूची सही बताते हैं? आपके पिताजी नौकरी करते हैं, तैयो कहते होंगे कि हमारा पिताजी करते कौची हैं, 5 महीना तो कमाते हैं, हमारे घर में न मोटरसाइकिल है, न खेत है, न ज़मीन है, न पक्का मकान है। तो अधिकांश लोग आंकड़ा गलत बताते हैं। तो क्या होता है, आंकड़ों को एकत्रित करने में, इकट्ठा करने में, जोड़ करने में क्या होता है, कठिनाई होती है, दिक्कत होती है, परेशानी होती है। सेकंड परेशानी क्या है, दोहरी गणना की संभावना। दोहरी का मतलब 2 बार, गणना का मतलब गिन लेना। होता क्या है बच्चों, खेतों में मक्का, गेहूं, चावल इत्यादि का उत्पादन होता है। तो सरकार का आदमी जो गणना करने वाला आता है, खेतों से ही इन फसलों का आंकड़ा निकाल करके लेकर चला जाता है कि कितना दाम का गेहूं का उत्पादन हुआ, कितना दाम के गन्ना चावल का उत्पादन हुआ, सारा आंकड़ा लेकर चला जाता है। उसी के साथ साथ बच्चों, जब गन्ना से चीनी का उत्पादन होता है, गेहूं से किसी भी खाने वाला पदार्थ का निर्माण होता है, चावल से किसी भी प्रकार का खाद्य पदार्थ का निर्माण होता है, तो चीनी बेचते समय भी गन्ना का मूल्य उस चीनी में जोड़ लिया जाता है बाबू। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोहरी गणना हो गया। हमने तो, सरकार के आदमी तो खेतों से गन्ना का दाम जोड़ लिया, और जब गन्ना से चीनी का उत्पादन हुआ तो चीनी के मूल्य में भी गन्ना का मूल्य शामिल हो जाता है बाबू। तो यहाँ पे क्या हो गया, दोहरी गणना की संभावना हो गया, दोहरी गणना हो गया। तो एक वस्तु को क्या किया जा रहा है, 2 बार दामों को जोड़ लिया जाता है, 2 बार दामों को गिन लिया जा रहा है। तो यहाँ पे दोहरी गणना हो गया। अगला है मूल्यों को मापने में कठिनाई। मूल्य का मतलब बाबू किसी भी वस्तु का दाम। तो तीसरा समस्या है, आप जानते हैं कि अपने भारत देश के सभी राज्यों में किसी भी वस्तु का एक दाम नहीं होता है। कहीं पे गेहूं का कीमत 10 रुपया है तो कहीं पे 12 रुपये किलो मिल रहा है, कहीं पे 15 रुपये किलो मिल रहा है। यह क्यों मिलता है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चा के कारण। एक जगह से दूसरे जगह गेहूं को ले जाने में खर्चा पड़ता है ना, तो गेहूं के कीमत में ही ट्रांसपोर्टेशन का दाम जोड़ लिया जाता है। तो देश के सरकार के पास समस्या उत्पन्न हो जाती है कि कौन से वस्तु का दाम कितना लेकर के चले, किस दाम को पकड़ करके गणना किया जाए, क्योंकि विभिन्न स्थानों पर वस्तुओं का कीमत क्या है, अलग अलग दाम पर बिक रहा है, अलग अलग रुपया किलो मिल रहा है। तो तीसरा सबसे दिक्कत परेशानी क्या है बाबू, मूल्यों को मापने में कठिनाई। और चौथा है सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन।
तो सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का मतलब क्या होता है बच्चों कि अपने भारत देश के लोग अच्छे से पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षा का अभाव है, जागरूकता नहीं है बच्चों, एक्टिव नहीं है। तो जब जागरूकता और एक्टिव नहीं है तो सरकार के लोग जब सर्वे करने जाते हैं तो वह गलत गलत आंकड़ा बताते हैं। कहते हैं कि अगर हम सही आंकड़ा बता देंगे तो हमारा राशन कार्ड से नाम खत्म हो जाएगा, जो भी सरकार से 1000-2000 मिला वो भी नहीं मिलेगा। अगर वह सही सही आंकड़ा बताते बाबू तो देश की सरकार और तरक्की करती कि नहीं, हमारे पास बैकअप है, हमारे जनता के पास पैसा है, हम और विकास करेंगे तो भी दिक्कत नहीं होगा। तो लोगों के द्वारा गलत आंकड़ा बताने पर क्या होता बाबू, सरकार तेजी से विकास नहीं कर पाती है। आगे देखो, पाँचवा, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने में कठिनाई। पाँचवा कठिनाई क्या है, तो अशिक्षित सांख्यिकीय कर्मचारी। एक तो बच्चों अपने भारत देश के लोग आंकड़ों को सही सही नहीं बताते हैं, और उसी के साथ साथ बाबू जो आंकड़ा निकालने जाता है, सर्वे करने वाला लोग जाता है, जो ज़्यादातर क्या रहता है, अनपढ़ और शिक्षा का अभाव रहता है। लोगों का आंकड़ा भी सही सही लिख नहीं पाता, गलत उलट कर देता है। अगर सरकार के पास सही जानकारी, सही आंकड़ा ही नहीं जाएगा तो क्या राष्ट्रीय आय की गणना अच्छे से कर पाएंगे? नहीं बाबू, समस्या आएगी। तो अशिक्षित सांख्यिकी कर्मचारी के कारण भी क्या होता है, राष्ट्रीय आय की गणना करने में कठिनाई आती है। तो हमने 5 पॉइंट आपको बताया बाबू कि राष्ट्रीय आय की गणना करने में कठिनाई क्या क्या आती है। आप इन 5 में से 3 भी लिख दीजिएगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरा नंबर मिलेगा। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7वां ध्यान से पढ़ो। आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। संबंध का मतलब बाबू रिश्ता, और स्थापित करना का मतलब दिखाना, बताना, और आय का मतलब क्या, इनकम, कमाई। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि आय का गरीबी के साथ क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, हमें ये दिखाना है। मतलब आय का गरीबी के साथ क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, हमें इस क्वेश्चन में बताना है। उत्तर में देखो, आय और गरीबी के साथ मजबूत एवं गहरा संबंध है। इन दोनों के बीच बाबू, आय और गरीबी के बीच क्या है, मजबूत और गहरा संबंध है, सीधा संबंध है, एकदम अनोखा संबंध है। तो आय और गरीबी के साथ मजबूत गहरा संबंध है कि जितना कम आय होगी उतना ही गरीबी होगी। गरीबी के कारण लोगों में अज्ञानता, अशिक्षा आदि अधिक बढ़ने लगती है, जिससे लोगों का जीवन स्तर क्या होता है, निम्न होता है, तथा पूंजी निर्माण भी नहीं हो पाता। यहाँ पे ये बोल रहा है बच्चों कि किसी भी व्यक्ति की आय, कमाई अगर कम है तो वह अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा पाएंगे, खान पान अच्छा नहीं दे पाएंगे, पहनने के लिए कपड़ा ठीक ठाक नहीं दे पाएंगे, जिस कारण से क्या होगा, अज्ञानता, अशिक्षा आदि बढ़ने लगेगा। उसी के साथ ही साथ बच्चों उनका जीवन स्तर निम्न होता चला जाएगा, ख़राब होता चला जाएगा, रहन सहन बेकार हो जाएगा। देखो, किसी भी व्यक्ति के पास रुपया पैसा नहीं रहेगा बाबू तो वह अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा नहीं दे पाएंगे। 5वां 6ठा तक पढ़ाएंगे और छोड़वा देंगे, कहें कि पैसा नहीं है, हम पैसा तुमको पढ़ने के लिए दे कि हम खाने के लिए खाना खाएं। तो पढ़ने के लिए अपने बच्चों को क्या करेंगे, छोड़वा देंगे, स्कूल तो स्कूल बंद करवा देंगे, जिससे उनके बच्चों में क्या हो गया, अज्ञानता होगा, अशिक्षा बढ़ते चली जाएगी। और उसी के साथ साथ बच्चों उनका जीवन स्तर भी क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, निम्न हो जाएगा, तथा पूंजी निर्माण भी नहीं हो पाता। यानी कि कम पैसा जो कमाएंगे तो खाएंगे पिएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि आप पूंजी निर्माण करेंगे। जो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे उससे बच जाएगा पैसा, तब तो पूंजी को इकट्ठा करेंगे, निर्माण करेंगे। अगर कोई व्यक्ति बाबू रुपया पैसा अधिक कमाता है तो अपने बच्चों को अच्छे जगह पढ़ाएंगे, स्वास्थ्य सेवा अच्छा देंगे। अगर उन सब से जो भी रुपया पैसा बच जाएगा तो अपना पूंजी निर्माण करेंगे। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि कम आय से गरीबी बढ़ती है। तो हम बोल सकते हैं ना बाबू कि जिस व्यक्ति के पास कम रुपया पैसा कमाते हैं तो गरीबी उनके पास बढ़ते चली जाती है। तो आपने क्या समझा बाबू, आप सीधा सीधा समझिए कि जो व्यक्ति कम रुपया पैसा कमाएगा तो अपने बच्चों को अच्छे जगह नहीं पढ़ा पाएंगे, जिस वजह से उनके बच्चों अज्ञानता हो जाएगा, अशिक्षा का अभाव हो जाएगा। कम पैसा कमाएंगे तो अपने बच्चों को अच्छे कपड़े नहीं पहनाएंगे, अच्छे जगह इलाज नहीं करवा पाएंगे, अगर बीमार पड़ गए तो उनके जीवन स्तर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, निम्न हो जाएगा। और साथ ही साथ बच्चों कम पैसा कमाएंगे तो उनके पास पूंजी निर्माण भी नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे वह क्या होते चले जाएंगे, गरीब होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार बोल सकते हैं ना कि कम आय से गरीबी अधिक बढ़ता चला जाएगा, घटेगा नहीं। यही इन दोनों के बीच क्या है बाबू, संबंध है, रिश्ता है। क्वेश्चन नंबर 8वां देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। पश्चात का मतलब बाद है, यानी कि स्वतंत्रता मिलने के बाद बाबू भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से, उद्देश्य का मतलब लक्ष्य, एम,
राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। समिति का मतलब बच्चों संस्था। जब एक काम को करने में एक से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है तो एक संगठन समिति का निर्माण कर दिया जाता है। तो स्वतंत्रता मिलने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद अपने भारत सरकार ने कब और किस उद्देश्य से, किस लक्ष्य से भारतीय आय समिति का संगठन किया था, निर्माण किए थे? कौन सा समिति? तो राष्ट्रीय आय समिति। तो राष्ट्रीय आय क्या होता है बच्चों? राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र का, देश का, और आय का मतलब इनकम, कमाई। यानी एक वर्ष में किसी भी देश में जितने सारे लोग रहते हैं उनके द्वारा कमाई की गई पैसों को एक साथ जोड़ देंगे बाबू, तो वही क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो अपने देश के लोग हैं और विदेश में रहकर रुपया पैसा कमा रहे हैं और अपने भारत देश में भेजते हैं, उनके पैसों को भी जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे ये पूछता है बाबू कि स्वतंत्रता मिलने के पश्चात, यानी कि अपने भारत देश को आज़ादी मिलने के बाद भारत के सरकार कब और किस उद्देश्य से, किस लक्ष्य से राष्ट्रीय आय समिति का गठन किए, निर्माण किए, यानी कि किस काम को करने के लिए राष्ट्रीय आय समिति का निर्माण किया गया? तो आइए उत्तर में हम बताते हैं बाबू कि राष्ट्रीय आय समिति का क्यों निर्माण किया गया और किस लिए। उत्तर में देखो, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगस्त 1949 ईस्वी में भारत सरकार ने प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। तो स्वतंत्रता मिलने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद अगस्त 1949 ईस्वी में बाबू भारत सरकार ने प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की अध्यक्षता में, अध्यक्षता का मतलब नेतृत्व में, नीति निर्देशन में, उनके नज़र में, किनके नज़र में? तो प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस के नज़र में, नेतृत्व में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, निर्माण किया गया। तो राष्ट्रीय आय समिति किनके नेतृत्व में, किनके नज़र में, किनके दिशा निर्देशन में तैयार किया गया बाबू, बनाया गया? पी.सी. महालनोबिस के नेतृत्व में बनाया गया, निर्माण किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत सरकार की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। इसका मुख्य उद्देश्य यानी कि किसका उद्देश्य? राष्ट्रीय आय समिति का उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था, यानी कि एक साल में अपने भारत देश में कितना आमदनी हो रहा है, कितना कमाई हो रहा है, इसको बारे में बताना था, निकालना था। तो इस संस्था, इस समिति का क्या उद्देश्य था बाबू, किस लिए बनाया गया था? तो भारत के राष्ट्रीय आय कितना है साल भर में जानने के लिए, निकालने के लिए बनाया गया था। अब आगे देखो, राष्ट्रीय आय समिति में अप्रैल 1991 ईस्वी में अपनी पहली रिपोर्ट प्रस्तुत किया। और राष्ट्रीय आय समिति बाबू अप्रैल 1991 ईस्वी में अपनी सबसे पहली रिपोर्ट प्रस्तुत किया। प्रस्तुत करना का मतलब दिखाना, और रिपोर्ट का मतलब बाबू सूचना देना, जानकारी देना। जैसे आप कहीं पे हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं तो मिलता है ना रिपोर्ट, तो आपको रिपोर्ट के जरिए क्या मिल रहा है? सूचना मिल रहा है, जानकारी मिल रहा है। तो सबसे पहली बार अप्रैल 1991 ईस्वी में बाबू राष्ट्रीय आय समिति के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया, रिपोर्ट दिखाया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार सन 1848 से 49 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपया बताई गई। यानी कि ये जो राष्ट्रीय आय समिति अप्रैल 1991 ईस्वी में बाबू सरकार के सामने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया, दिखाया कि एक साल के अंतर्गत अपने भारत देश की कमाई कितना है बाबू, तो 8,650 करोड़ है टोटल। कब से कब तक? तो 1848 से 19 तक के बीच में, एक साल के अवधि तक में कुल राष्ट्रीय आय भारत की कितना थी बाबू, तो 8,600। किसने बताया? तो राष्ट्रीय आय समिति ने। इस आकलन में भारत सरकार में प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपया बताई गई तथा प्रति व्यक्ति आय को आंकड़ों का संकलन करने के लिए भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई थी। इस आकलन में, आकलन का मतलब बच्चों मापना, जांचना। इस आकलन में यानी कि 1848 से 1849 तक में एक साल के अंदर राष्ट्रीय आय जो निकला था बाबू, इसके कैलकुलेशन में, मापने में, जांचने में भारत में प्रति व्यक्ति आय 246.9 रुपया बताई गई थी। यानी कि बाबू प्रति व्यक्ति आय का मतलब प्रत्येक व्यक्ति का आय, एक साल के प्रत्येक व्यक्ति का आय कितना रुपया बताया गया था, तो 246.9 रुपया बताया गया था। कब? तो 1848 से 1849 तक के बीच का। और इसी के साथ साथ बाबू प्रत्येक व्यक्ति की आय को आंकड़ा का संकलन करने के लिए, संकलन का मतलब बाबू जानकारी को इकट्ठा करना, एक स्थान पे जमा करना, जानकारी को एक साथ रखना। आंकड़ों का संकलन करना मतलब
जानकारी का इकट्ठा करना, जैसे सर्वे करने वाला जाता है ना आपके गांव में, पूछता है कि कितना मोटरसाइकिल है, कैसा घर है, कितना खेत है, आपके जानकारी को लिख करके ले जाता है। तो वह जानकारी को कहीं ना कहीं तो ले जाता होगा, एक जगह जमा करता होगा, इसी को क्या बोलते हैं, संकलन बोलते हैं। तो जानकारी को इकट्ठा करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का निर्माण किया, एक और संगठन बना दिया जिसको क्या बोलते हैं, शॉर्ट में सीओ बोलते हैं। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना की गई थी, किस लिए, जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए कि अपने भारत देश के अंतर्गत एक साल में प्रत्येक व्यक्ति की आय कमाई कितना है। यह संस्थान या फिर यह संस्था भी लिख सकते हैं, नियमित रूप से यानी कि रेगुलर रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रकाशित करती है। और यह संस्थान का मतलब बाबू केंद्रीय सांख्यिकी संगठन नियमित रूप से यानी कि अच्छे तरीके से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को जारी करता है, दिखाता है, सरकार के सामने प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, राष्ट्रीय आय के बारे में बताना है। राष्ट्रीय का मतलब बाबू और आय का मतलब कमाई, तो राष्ट्र मतलब देश और आय का मतलब इनकम, कमाई। तो किसी भी देश की आय कमाई को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले परिभाषित करना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। और इसी के साथ साथ बाबू इसकी गणना की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी है। इसकी का मतलब राष्ट्रीय आय का, गणना का मतलब गिनना, निकालना, पता लगाना। तो राष्ट्रीय आय का गिनने का प्रमुख विधियाँ कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम बाबू राष्ट्रीय आय को परिभाषित करेंगे। परिभाषित करने के बाद राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं, प्रमुख विधियाँ क्या है, कौन कौन विधि द्वारा गणना कर सकते हैं, इसके बारे में बताएंगे। उत्तर में देखो, राष्ट्रीय आय तो किसी देश में एक साल के समय में, कोई भी देश हो बच्चों, एक साल के समय में, एक साल के अंदर में उत्पादित करना का मतलब निर्माण करना, बनाना, सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। वस्तु का मतलब हो गया जैसे फैक्ट्री में कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, लैपटॉप, ये सब सारा चीज़ बनता है, तो वह क्या हो गया बाबू, वस्तु हो गया। एवं सेवा, जैसे आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो आप बस पर चढ़ते हैं, तो बस वाले को पैसा देते हैं, तो बस वाला आपको एक स्थान से दूसरे जगह पहुंचा देता है। तो क्या बस वाला आपको किसी भी प्रकार के वस्तु को उत्पादन करके दे रहा है? बिल्कुल नहीं। तो बस वाला आपको क्या कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा दे रहा है, तो वह क्या कर रहा है, बस वाला आपको सेवा दे रहा है। तो वस्तुओं को उत्पादन करेंगे तो बाजार में बेचेंगे तो कुछ ना कुछ रुपया पैसा प्राप्त होगा, मुद्रा प्राप्त होगा। और किसी को सेवा देंगे, जैसे जियो वाला कंपनी सेवा देता है, सिम आप रिचार्ज करवाते हैं तो जियो वाला कंपनी को आप पैसा देते हैं। तो क्या हो रहा है, वस्तु एवं सेवा से रुपया पैसा का उत्पादन होता है, रुपया पैसा का निर्माण होता है। तो वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को, कुल का मतलब बाबू सभी, मूल्य का मतलब दाम, कीमत को राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो देखो, एक साल के अंदर किसी भी देश में बच्चों जितने भी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होगा, उसका जो भी कीमत होगा, सभी कीमतों को एक साथ जोड़ देंगे तो वही क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। आप समझ गए। किसी भी देश में बच्चों क्या होता है, वस्तुओं का उत्पादन होता है, सेवाओं का उत्पादन होता है, उसका जो भी कीमत होगा, सभी कीमतों को, सभी देश में जितने भी वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, सभी उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत को अगर एक साथ जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए 3 प्रमुख विधियों का उपयोग किया जाता है। कितने विधि का उपयोग किया जाता है बाबू राष्ट्रीय आय की गणना करने में? तो 3 विधि, जो निम्नलिखित है यानी कि नीचे दिया गया है। तो अब बारी से हम 3 प्रमुख विधियों के बारे में पढ़ लेते हैं कि 3 विधि से कैसे राष्ट्रीय आय को निकाल सकते हैं। पहला है उत्पादन गणना विधि। उत्पादन का मतलब निर्माण करना, बनाना। गणना करना का मतलब बाबू गिनना, जांचना, पता लगाना। और विधि का मतलब तरीका। तो पहला विधि है क्या, उत्पादन गणना विधि। उत्पादन के आधार पर भी हम राष्ट्रीय आय को पता लगा सकते हैं। जब किसी देश में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो इसे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। किसी भी देश में बच्चों वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के आधार पर, निर्माण के आधार पर कि एक साल के अंदर में कितने सारे वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन हुआ, उसके कीमत को एक साथ जोड़ लेंगे तो इसी को क्या बोलते हैं, तो राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो उत्पादन गणना विधि से बाबू उत्पादन के आधार पर कि एक साल में किसी भी देश में कितने सारे वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, इसके आधार पर भी हम राष्ट्रीय आय को पता लगाते हैं, जांचते हैं, गिनते हैं, गणना करते हैं। सेकंड में है आय गणना विधि, यानी कि आय का मतलब कमाई, इनकम। तो राष्ट्रीय आय की गणना बच्चों हम कमाई के जरिए, इनकम के जरिए पता लगा सकते हैं। जब किसी देश में व्यक्तियों की आय, यानी कि व्यक्ति का मतलब आदमियों का आय, कमाई
के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है उसे आय गणना विधि कहते हैं। यानी कि यहाँ पे सिंपल सी बातों में बोल रहा है बाबू कि जब किसी व्यक्ति के आय और कमाई के माध्यम से राष्ट्रीय आय का पता लगा सकते हैं। कैसे? देखो, जितने सारे कोई देश में व्यक्ति रह रहा है बाबू, आदमी रह रहा है, तो कुछ ना कुछ रुपया पैसा कमाता होगा। तो जितना रुपया पैसा कमाता है किसी देश में रहने वाले व्यक्ति, आदमी, सभी व्यक्ति एवं आदमियों के कमाई को अगर एक साथ जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा, आय गणना विधि से राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। अब तीसरा विधि है, आखिरी विधि, व्यय गणना विधि। व्यय का मतलब खर्च, गणना करना का मतलब गिनना, विधि का मतलब तरीका। यानी कि खर्च के आधार पर भी राष्ट्रीय आय का पता लगा सकते हैं, पता लगाते हैं। जब राष्ट्रीय आय की गणना, गिनने का काम लोगों के खर्च यानी कि व्यय के आधार पर किया जाता है तो उसे व्यय गणना विधि कहते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है बाबू कि जब कोई देश में जितने सारे व्यक्ति रहते हैं वो जो भी रुपया पैसा खर्च करते हैं वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने में, सभी खर्च किए हुए पैसों को अगर एक साथ जोड़ देंगे तो वही क्या निकल जाएगा, राष्ट्रीय आय निकल जाएगा। तो खर्च के आधार पर भी क्या करते हैं बाबू, राष्ट्रीय आय का पता लगाते हैं। तो यहाँ पे सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा है कि जब राष्ट्रीय आय की गणना, गिनने का काम लोगों के व्यय यानी कि खर्च के आधार पर करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं, व्यय गणना विधि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बाबू, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट करें। हमें इस क्वेश्चन में इन दोनों के बीच, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के बीच क्या पूछ रहा है, अंतर बताने के लिए कह रहा है। इन दोनों के बीच क्या फ़र्क है, क्या अंतर है, ये बताना है। तो दोस्तों, इन दोनों के अंतर जानने से पहले समझ लेते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय का मीनिंग, अर्थ क्या होता है। प्रति का मतलब बच्चों प्रत्येक, और व्यक्ति का मतलब आदमी, मनुष्य, और आय का मतलब इनकम, कमाई। तो प्रत्येक व्यक्ति का आय, इनकम, कमाई को क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। और राष्ट्रीय का मतलब राष्ट्र, और राष्ट्र मतलब देश, और आय का मतलब इनकम, कमाई। तो पूरे देश के कमाई, समूचे देश की कमाई को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। प्रति व्यक्ति आय का मतलब समझ गए कि प्रत्येक आदमी के कमाई को, इनकम को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, और देश के इनकम को, देश के कमाई को क्या बोलते हैं बाबू, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो इन दोनों के बीच हमें अंतर पूछ रहा है। तो आइए उत्तर में अच्छे से देखते हैं। उत्तर में देखो, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित अंतर है। यानी कि निम्नलिखित का मतलब नीचे दिया गया है। एक साइड लिखेंगे प्रति व्यक्ति आय और दूसरा का साइड लिखेंगे बाबू क्या, राष्ट्रीय आय। बीच से लाइन पा देंगे और दोनों के बीच अंतर बताएंगे। प्रति व्यक्ति आय का देखो, जब किसी देश में राष्ट्रीय आय की उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर जो परिणाम आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। जब राष्ट्रीय आय में यानी कि देश में रहने वाले जितने लोगों के द्वारा कमाई की गए पैसों में उस देश की जनसंख्या से, उस देश में जितनी सारी जनसंख्या रहती है उस जनसंख्या से विभाजित करने पर, भाग देने पर जो परिणाम आएगा, जो कट करके आएगा, वही क्या कहलाता है, प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति का कमाई कहलाता है। जबकि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि दोस्तों, किसी भी देश में एक वर्ष में, एक साल के समय में जितने भी वहाँ वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन होता है उसके कुल मूल्य को, उस वस्तुएं एवं सेवाओं को उत्पादन करेंगे तो उससे जो भी रुपया पैसा प्राप्त होगा, वस्तुओं को बेच करके किसी व्यक्ति को सेवा दे करके रुपया पैसा, मुद्रा प्राप्त होता है। तो कुल मूल्य को यानी कि सभी रुपया पैसा को जोड़ देंगे, दामों को, कीमत को जोड़ देंगे तो वही क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय कहलाता है। राष्ट्रीय आय कहते हैं। सबसे पहले तो हमने दोनों का परिभाषा लिख दिया बाबू, एक अंतर हो गया। दूसरा अंतर देखो, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा देश के प्रत्येक व्यक्तियों के औसत आय को पता लगाया जाता है, और प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से बाबू, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक आदमी के औसत आय का पता लगाया जाता है। औसत आय का मतलब समझते हो? औसत आय का मतलब बच्चों देखो, देश में कितने सारी जनसंख्या, कितने सारे लोग रहते हैं। अगर सरकार सभी लोगों का आय पता करते जाए हर एक साल तो सरकार को बहुत ज़्यादा खर्च होगी। इसके चलते बच्चों क्या किया जाता है, जितने सारे देश में लोग पैसा कमाते हैं सभी के पैसों को एक साथ जोड़ दिया जाता है और देश की जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं, औसत आय बोलते हैं। मान लिया जाए कि बाबू एक कंट्री है, यहाँ पे दो लोग हैं, जैसे एक 100 रुपया कमा रहा है और दूसरा 50 रुपया कमा रहा है। दो व्यक्ति इस कंट्री में रह रहा है तो 2 से भाग दे देंगे, तो 150 में से 2 से भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, यानी कि 70 रुपया प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, औसत आय हो जाएगा। 70 दूनी 140 नहीं, 75 रुपया होगा।
तो प्रत्येक व्यक्ति का कमाई क्या हो जाएगा इस देश का बाबू 75 रुपया एक व्यक्ति का। लेकिन कमा रहा है यहाँ पे एक व्यक्ति क्या 100 रुपया, दूसरा व्यक्ति 50 रुपया। लेकिन ये तय कर दिया जाता है बाबू कि एक व्यक्ति का क्या कमाई कितना एक साल का 75 रुपया है। तो औसत आय कोई फिक्स आय नहीं होता है कि एक व्यक्ति इतना रुपया ही कमाएगा। कोई व्यक्ति ज़्यादा रुपया कमाता है तो कोई व्यक्ति कम रुपया कमाता है। एक अनुमान लगा लिया जाता है, बीच का आय बना दिया जाता है बाबू कि एक व्यक्ति साल भर में इतना रुपया कमा रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सरकार सभी के आय को पता नहीं लगा सकती, इसीलिए क्या करते हैं, देश की कुल कमाई को देश की जनसंख्या से भाग देते हैं, वही क्या निकल जाता है, औसत आय निकल जाता है, बीच का आय निकल जाता है। राष्ट्रीय आय द्वारा पूरे देश की आय प्राप्त होता है। यहाँ तो प्रति व्यक्ति आय में प्रत्येक व्यक्ति की आय प्राप्त होता है बाबू, जबकि राष्ट्रीय आय में क्या होता है, पूरे देश का आय कमाई प्राप्त होता है, हमें मिलता है। पूरे देश का इनकम कमाई पता चलता है राष्ट्रीय आय के द्वारा, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का आय कमाई के अनुमान लगाया जाता है, औसत आय निकलता है। तीसरा का अंतर है, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किसी देश में लोगों के रहन सहन स्तर को मापा जाता है। और इसी के साथ साथ बच्चों, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किस देश में लोग कैसे रह रहे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका स्वास्थ्य सेवा अच्छे से मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उस देश में शिक्षा कैसे मिल रहा है लोगों को, उनके बच्चों को, इस सब को मापा जाता है बाबू। इन सब को मापने का तरीका है क्या, प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय एक मापक है। इस मापक से बच्चों लोगों के रहन सहन के स्तर को पता लगाया जाता है। मापने का तरीका है कि किस प्रकार से कैसे किस देश में लोग रह रहे हैं। राष्ट्रीय आय द्वारा किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापा जाता है। आर्थिक विकास क्या होता है बच्चों, आर्थिक में अर्थ छुपा हुआ है, और अर्थ मतलब रुपया पैसा पूंजी। तो रुपया पैसा पूंजी से किसी का विकास होगा बच्चों, उसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक विकास बोलते हैं। तो राष्ट्रीय आय के द्वारा यानी कि जितने भी किसी देश में लोग रहते हैं उन लोगों के द्वारा कमाई की गई पैसों के द्वारा क्या किया जाता है बाबू, उससे पता लगाया जाता है कि इस देश में रहने वाले लोगों का आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो राष्ट्रीय आय के द्वारा बच्चों आर्थिक विकास को माप सकते हैं, जान सकते हैं कि इस देश में आर्थिक विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो आखिरी बच्चों अंतर, प्रति व्यक्ति आय मानव विकास सूचकांक नापने का एक प्रमुख मापक है। यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि प्रति व्यक्ति आय मानव विकास सूचकांक, यानी कि मानव का विकास तरक्की उन्नति हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको मापने के लिए क्या किया गया था बच्चों, मानव विकास सूचकांक बनाया गया था। तो मानव विकास सूचकांक किस पे कार्य करता है, तो प्रति व्यक्ति आय को देख करके ही बताता है कि किसी भी देश के अंदर उस देश के लोगों का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मानव विकास सूचकांक सूचक है बाबू, सूचकांक है, मापने का तरीका है। प्रति व्यक्ति आय के जरिए ही यह क्या करता है, वहाँ के लोगों को मापता है कि वहाँ के लोग किस तरह से कैसे रह रहे हैं, वहाँ पे लोगों को शिक्षा अच्छे से मिल रही है कि नहीं मिल रही, स्वास्थ्य सेवा कैसा है, खाने पाने पीने का तरीका कैसा है, ये सब प्रति व्यक्ति आय के माध्यम से पता लगाया जाता है। मापने का तरीका है, मापक है। राष्ट्रीय आय मानव विकास सूचकांक का मापक नहीं है। और इसी के साथ साथ बच्चों राष्ट्रीय आय के द्वारा हम पता नहीं कर सकते हैं, जान नहीं सकते हैं कि किस देश के लोगों का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यह क्या है, मानव विकास सूचकांक का मापक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चों, राष्ट्रीय आय में वृद्धि। सबसे पहले समझो कि राष्ट्रीय आय का क्या होता है। राष्ट्रीय का मतलब बाबू राष्ट्र का, और राष्ट्र मतलब देश, और आय का मतलब इनकम कमाई। तो किसी भी देश का इनकम कमाई को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। यानी कि किसी भी देश में साल भर में वहाँ के रहने वाले लोग कितने रुपये कमा रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं बाबू, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी हो जाना, बढ़ जाना। भारतीय विकास के लिए, भारतीय का मतलब बाबू भारत का, विकास का मतलब उन्नति करना, तरक्की करना, किस तरह से लाभप्रद है। लाभप्रद का मतलब बच्चों फ़ायदेमंद, लाभ है। यानी कि इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जब भारत का राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगा, भारत का राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगा तो भारत में रहने वाले लोगों को किस तरह से फ़ायदेमंद पहुंचेगा, क्या लाभ होगा, वहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा, इसके बारे में हमें बताना है, वर्णन करना है। सिंपल है, कोई भी देश का राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगा बाबू तो वहाँ के रहने वाले लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेगी। जैसे शिक्षा सेवा अच्छा हो जाएगा, वहाँ लोगों को अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज होगा, बेहतरीन तरीक़ा से अच्छे से रोड को, सड़क को निर्माण कर दिया जाएगा, यातायात सुविधा अच्छा हो जाएगा। तो किस तरह से फ़ायदेमंद होता है बाबू किसी भी राष्ट्र का अगर राष्ट्रीय आय बढ़ जाए, किस तरह से फ़ायदा पहुंचता है, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे हमें भारत देश का राष्ट्रीय आय अगर बढ़ गया है तो भारत देश को किस तरह से लाभ पहुंचता है, किस तरह से फ़ायदेमंद होता है, इसके बारे में हमें वर्णन करना है, बताना है। तो उत्तर में देखो, किसी भी देश के विकास को उस देश के राष्ट्रीय आय के द्वारा मापा जाता है।
यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर किसी देश में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, कैसे जानेंगे, किस तरीक़ा से मापेंगे, तो उस देश के राष्ट्रीय आय के द्वारा मापते हैं। जिस देश का राष्ट्रीय आय जितना अधिक होगा, यानी कि जितना ज़्यादा होगा, वह देश उतना ही विकसित अथवा अमीर होता है। सिंपल सी बात है, जिस देश का जितना ज़्यादा राष्ट्रीय आय होगा, यानी कि उस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जितना ज़्यादा कमाएंगे, जितना ज़्यादा उस देश में रहने वाले लोगों का प्रति व्यक्ति आय होगा, जितना ज़्यादा कमाएंगे, उस देश का उतना ही क्या होगा, विकास होगा, और वह देश उतना ही क्या होगा बाबू, अमीर होगा। विकसित का मतलब वह देश विकास कर चुका है, यानी विकसित का मतलब बच्चों उस देश में सारी सुविधाएं, शिक्षा, सेवा, रोजगार अच्छे से लोगों को मिल रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, विकसित बोलते हैं, तरक्की वाला देश बोलते हैं। तो जिस देश का राष्ट्रीय आय जितना ज़्यादा होगा, वह देश उतना ही विकसित होगा और क्या होगा, अमीर होगा। आगे देखते हैं। राष्ट्र के विकास के लिए उस राष्ट्र के सीमा क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों की आय, यानी कि कमाई अथवा वस्तुओं का अधिक उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। कोई भी देश में अगर बाबू, कोई भी राष्ट्र में अगर राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगा, उसका प्रत्येक व्यक्ति का कमाई बढ़ जाएगा, तो उस क्षेत्र के रहने वाले, उस क्षेत्र के अंदर, उस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आय अथवा वस्तुओं एवं सेवाओं को अधिक से अधिक बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, कोशिश किया जाता है, ताकि क्या हो, अपना देश, वह देश और क्या करे, तरक्की करे, उन्नति करे। जैसे बच्चों मान लो कि अपना भारत देश का ही राष्ट्रीय आय बढ़ गया, तो अपने देश के प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे कि हमारा देश और क्या करे, तरक्की करे, बढ़ोतरी करे, चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। तो क्या करेंगे, लोगों को और सुविधा देंगे, सेवा देंगे, कि ताकि क्या हो, लोगों का प्रति व्यक्ति आय बढ़े, लोगों का कमाई बढ़े, ताकि क्या हो, देश और आगे विकास कर सके, तथा देश में अधिक कंपनियां, उद्योगों का निर्माण करेंगे, ताकि क्या हो, अधिक से अधिक वस्तुएं एवं सेवाओं का उत्पादन हो सके, जिससे उस देश के लोगों का आय अथवा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से लोग विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश करेंगे। जब लोगों का प्रति व्यक्ति, यानी कि लोगों का कमाई बढ़ेगा बच्चों, जिससे उस देश में क्या करेंगे, लोग अपने आय को और अधिक बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, जो भी अपने पास पूंजी है उसको विभिन्न क्षेत्रों में क्या करेंगे, लगाएंगे, पूंजी निवेश करेंगे, तथा जिससे क्या होगा, राष्ट्रीय आय में भी क्या होगा बच्चों, वृद्धि होगा। यानी कि जब हमारे पास ये पैसा चलेगा बाबू, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारा पैसा और बढ़े, तो हम क्या करेंगे, अपने पैसों को क्या करेंगे, कहीं पे लगा देंगे, कहीं पे निवेश कर देंगे। यानी कि मॉल बनवा देंगे, होटल खुलवा देंगे, और बच्चों फैक्ट्रियाँ खुलवा देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा और पूंजी बनेगा, और पूंजी का प्राप्त होगा, जिससे इन सारी चीज़ों को खुलवाने से बच्चों क्या होगा, इसके साथ ही साथ लोगों को और क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा, यानी कि लोगों को आय की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि किसी भी देश के अंदर अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, लोगों का कमाई बढ़ेगा, तो वह व्यक्ति अपने आय को कहीं पे लगाएंगे, कहीं पे निवेश करेंगे, जिससे क्या होगा, राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगा। पूंजी निवेश होने से लोगों को अधिक रोजगार मिलेगा। सिंपल सी बात है, पूंजी निवेश हम करेंगे, होटल खोलेंगे, मॉल खोलेंगे, तो वहाँ पे आदमियों को काम करने के लिए रखेंगे ना, जिससे क्या होगा, उन्हें रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उन्हें आय प्राप्त होगा। श्रमिकों को वेतन, यानी कि जो मजदूर लोग हैं उनको क्या होगा, वेतन को बढ़ेगा, वेतन बढ़ेगा, तथा गरीबी दर कम होगा। और साथ ही साथ बच्चों, जो भी देश का गरीबी दर ज़्यादा है वह क्या होगा, कम होगा। हम होटल खुलवा दिए, मॉल खुलवा दिए, तो क्या होगा, श्रमिकों को वेतन बढ़ेगा, तथा गरीबी दर क्या होगा, कम होगा। इस प्रकार राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए क्या है बच्चों, फायदेमंद है, लाभप्रद है। आप समझ गए बच्चों। जब किसी देश का राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगा, यानी कि वहाँ के प्रत्येक व्यक्तियों का आय भी बढ़ेगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जब प्रत्येक व्यक्ति का आय बढ़ेगा, तो वह अलग अलग क्षेत्रों में अपना पैसा निवेश करेंगे, जिससे क्या होगा, लोगों को और रोजगार मिलेगा, और सुविधाएं मिलेगा, और पैसे लोग कमाएंगे, तो वह और अपने क्षेत्र में किस अलग अलग क्षेत्रों में पूंजी को निवेश करेंगे, जिससे क्या होगा, गरीबी दर कम होगा, वहाँ के उस देश के लोगों का विकास बेहतर होगा, अच्छी सुविधाएं मिलेगा, सुविधा हॉस्पिटल बेहतर हो जाएगा, सड़क अच्छा निर्माण हो जाएगा, कहीं पे गड्ढा नहीं रहेगा, शिक्षा क्षेत्र में भी उस देश का विकास होगा। तो राष्ट्रीय आय बढ़ने से बाबू, किसी भी देश का अगर भारत का राष्ट्रीय आय बढ़ गया, तो ये सारी चीज़ें फायदेमंद होगा, ये सारी चीज़ें का लाभप्रद होगा भारत को। तो यहाँ पे यही बोल रहा था इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, विकास में, विकास का मतलब बच्चों उन्नति करना, तरक्की करना, बढ़ोतरी करना, वृद्धि करना।
प्रति व्यक्ति आय पर, प्रति का मतलब क्या बच्चों, प्रत्येक, व्यक्ति का मतलब आदमी, मनुष्य, और आय का मतलब इनकम, कमाई। तो प्रत्येक व्यक्ति का आय, कमाई, इनकम को क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। संक्षिप्त का मतलब शॉर्ट में, टिप्पणी लिखे का मतलब बताना। यानी कि प्रति व्यक्ति आय से बच्चों विकास किस तरह से होता है और कौन कौन सा विकास होता है, प्रति व्यक्ति आय से होने वाले विकास, तरक्की, उन्नति के बारे में हमें क्या करना है, शॉर्ट में टिप्पणी लिखना है, शॉर्ट में बताना है। यहाँ पे बोला जा रहा है बच्चों कि किसी भी देश के विकास में, देश के तरक्की उन्नति में उस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का आय, कमाई का क्या योगदान रहता है, क्या रोल रहता है, हमें इस क्वेश्चन के उत्तर में बताना है। तो उत्तर को समझते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के, अर्थव्यवस्था का मतलब यहाँ पे आप सीधा समझिए बच्चों, कोई देश, विकास का मतलब समझ ही गए। प्रति व्यक्ति आय का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, योगदान होता है। कोई भी अर्थव्यवस्था में बाबू, कोई भी देश के विकास में बच्चों तरक्की उन्नति करना है तो प्रति व्यक्ति आय का क्या रहता है, महत्वपूर्ण योगदान रहता है, महत्वपूर्ण रोल रहता है। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, जो कट करके आता है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब समझते हो? राष्ट्रीय आय का मतलब देखो, राष्ट्रीय का मतलब राष्ट्र और आय का मतलब इनकम, कमाई, और राष्ट्र मतलब कोई देश। तो पूरे देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जितना सारा एक साल में कमाते हैं ना, सभी को एक साथ जोड़ देंगे बच्चों, कमाई की गए पैसों को, उसी को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं। एक देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, उस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ न कुछ रुपया पैसा कमाते हैं एक साल में, उनके द्वारा कमाई की गए पैसों को एक साथ जोड़ देंगे बाबू, तो वही क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा, देश का कमाई हो जाएगा। कि कुल जनसंख्या से, यानी कि उस देश में रहने वाले जितने लोग रहते हैं उसी को क्या बोल दिए, कुल जनसंख्या बोल दिए, सभी जनसंख्या बोल दिए। भाग देने पर जो भागफल आता है, जो कट करके आता है, उसी को क्या बोलते हैं बाबू, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। एक साल में जितने भी किसी देश के द्वारा रुपया पैसा कमाया जाता है बाबू, उस देश के जनसंख्या से, उस देश के सभी जनसंख्या से भाग दे देंगे, तो जो कट करके आएगा, जो भागफल आएगा, उसी को क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। किसी भी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना अति आवश्यक है। कोई भी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए बच्चों, आर्थिक का मतलब अर्थ से, अर्थ मतलब रुपया पैसा से विकास करना, उसी को क्या बोलते हैं, आर्थिक विकास बोलते हैं। जैसे कोई व्यक्ति को एक महीना में 1000 रुपया मिलता है, उसके मालिक ने दूसरे महीना में बढ़ा करके 2000 कर दिया, तीसरे महीने में पैसा बढ़ा करके 4000 कर दिया, तो उस व्यक्ति का क्या हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, यानी कि रुपया पैसा से विकास हो रहा है, रुपया पैसा में बढ़ोतरी हो रहा है। तो रुपया पैसा में विकास होना आर्थिक विकास बोलते हैं। एवं सामाजिक विकास, सामाजिक विकास का मतलब पूरे समाज का विकास। जैसे सरकार ने सड़क बनवा दिया, किसी समाज को, कोई भी गाँव के समाज है बच्चों, गाँव को जाने में शहर 1 घंटा लगता था, कच्ची रास्ते से सड़क बनवा दिया सरकार ने, तो अब जाने में 10 मिनट लगता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सामाजिक विकास हो गया। गांव के लिए क्या कर दिया सरकार, हॉस्पिटल खुलवा दिया, स्कूलों का निर्माण करवा दिया गया, तो यह क्या हो गया बाबू, सामाजिक विकास हो गया। तो किसी भी देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए, उन्नति तरक्की के लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना, वृद्धि होना क्या है, अति आवश्यक है, जरूरी है। इसी के साथ साथ लोगों के जीवन खुशहाल, खुशहाल का मतलब खुशीपूर्वक रहना बच्चों, लोगों का जीवन बेहतर कर देना, लोगों का कंडीशन अच्छा कर देना, जिससे क्या हो, लोग खुशीपूर्वक अच्छा से रहे, तथा अपना जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना क्या है, जरूरी है। लोगों के जीवन को खुशहाल करने के लिए बच्चों, अच्छा करने के लिए, तथा इसी के साथ साथ अपना जीवन ऊँचा करने के लिए, बेहतर करने के लिए, पहले से स्थिति को अच्छा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी करना जरूरी है, वृद्धि करना जरूरी है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करेंगे, बढ़ोतरी करेंगे, अगर प्रत्येक व्यक्ति ज़्यादा रुपया कमाने लगेगा तो अच्छे से नहीं रहने लगेंगे, खुशहाल रहने लगेंगे, अपने ज़रूरत के सामान खरीदेंगे बाजार से और उपयोग करेंगे, और अपना भी जीवन स्तर क्या होगा बाबू, ऊंचा होगा, यानी कि पहले से बेहतर होगा। हमें जो भी आवश्यकता रहेगा, हमारे पास पैसा है, हम अधिक पैसा कमाते हैं तो तुरंत हम बाजार से खरीद कर लेकर चले आएंगे। तो प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी होने से क्या होता है, लोगों के जीवन में खुशहाली आती है और अपना जीवन स्तर भी क्या होता है, बेहतर होता है पहले से।
प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से उत्पादन के मांग में बढ़ोतरी होगी। और बच्चों, अगर प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे लोग? बाजार से सामान खरीदे जाएंगे, अपने ज़रूरत के सामान ज़्यादा खरीदेंगे, नहीं आवश्यकता रहेगा तैयो खरीद लेंगे, चलो ना पैसा ढेर सारा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? उत्पादन के मांग में बढ़ोतरी करना पड़ेगा, ज़्यादा क्या करना पड़ेगा बाबू? वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा? अपना देश तरक्की की ओर बढ़ेगा, तरक्की के पथ पर आगे बढ़ेगा। तो समझ गए कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से लोग खुशहाल रहते हैं, लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास होता है, और इसी के साथ साथ बाबू सामानों का मांग भी बाजार में बढ़ जाता है, सरकार का भी इससे क्या होता है? ज़्यादा इनकम, ज़्यादा फायदा होता है। भारत का प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम है, यानी कि बच्चों भारत में प्रत्येक व्यक्ति का कमाई, प्रत्येक व्यक्ति का आय क्या है? कम है। अपने भारत देश के लोग क्या करते हैं? साल भर में बहुत ही कम रुपया पैसा कमाते हैं, ना के बराबर कमाते हैं। विश्व विकास रिपोर्ट 2007 के अनुसार, यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट क्या है बाबू? रिपोर्ट का मतलब सूचना, जानकारी। तो विश्व यानी कि विश्व भर की रिपोर्ट, विश्व भर के जानकारी के अनुसार 2007 के अनुसार 2007 में निकला था, प्रति व्यक्ति आय $950 था। प्रत्येक व्यक्ति का आय बाबू, प्रत्येक व्यक्ति कमाई 2007 के अनुसार अपने भारत देश में कितना था? तो $950 था। यानी अपने भारत देश के प्रत्येक व्यक्ति साल भर में कितना मात्र कमाते थे? तो $950 कमाते थे। अब डॉलर का कितना रुपया होता है? $1 में 70 रुपया होता है, तो 70 से 950 में गुना कर दो। इतना रुपया एक साल में हमारे देश के लोग कमाते थे। कब? तो 2007 में। जो भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका के प्रति व्यक्ति आय लगभग 48 गुना कम है। भारत के प्रत्येक व्यक्ति का आय, प्रत्येक व्यक्ति का कमाई बच्चों अमेरिका के तुलना में 48 गुना कम है। यानी कि अपने भारत देश के लोग एक साल में प्रत्येक व्यक्ति 1 रुपया कमाते हैं बच्चों, तो वही अमेरिका के लोग एक साल में क्या करेंगे? एक लोग 48 गुना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, क्योंकि अपने भारत देश का प्रति व्यक्ति आय 48 गुना कम है। किससे? अमेरिका से। तो अपने भारत देश के लोग अमेरिका के लोगों से 48 गुना कम पैसे कमाएंगे। तो इसी बात से तुम समझ जाओ कि कितना अमेरिका विकसित देश है, कितना विकासशील देश है। वहाँ विकास हो चुका है बच्चों, और अभी तक भारत में विकास चल रहा है। क्योंकि हमारे देश में 30,000 रुपया कमाता है, तो अमेरिका में 30 से 48 से गुना कर दो, इतना रुपया एक व्यक्ति एक साल में कमाते हैं बच्चों। समझ जाओ अमेरिका कितना विकसित देश है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी देश के विकास में प्रति व्यक्ति आय का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं बच्चों कि किसी भी देश के विकास में प्रति व्यक्ति आय का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बहुत ज़्यादा ही प्रति व्यक्ति आय का भूमिका रहता है बाबू किसी भी देश के विकास के तरक्की करने में, उन्नति करने में। कोई भी देश विकास, उन्नति, तरक्की तेज़ी से कर रहा है, समझ जाना कि वहाँ उस देश में प्रत्येक व्यक्ति का आय, कमाई क्या है? ज़्यादा है, बेहतर है, अच्छा है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 देखो, क्या प्रति आय में? तो सबसे पहले समझो कि प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। प्रति का मतलब बच्चों प्रत्येक, हर एक, और व्यक्ति का मतलब आदमी, और आय का मतलब इनकम, कमाई। तो प्रत्येक व्यक्ति का आय, कमाई को क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। में वृद्धि, वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी, बढ़ जाना। राष्ट्रीय आय को, राष्ट्रीय का मतलब बच्चों राष्ट्र का, और आय का मतलब इनकम। तो पूरे राष्ट्र का, पूरे देश के कमाई को क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय बोलते हैं। प्रभावित करती है, प्रभावित करने का मतलब असर डालना, बदलाव करना, परिवर्तन करना, वर्णन करें यानी कि बताएं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सीधा तौर पर पूछ रहा है कि क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से, प्रति व्यक्ति यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की कमाई में बढ़ोतरी होने से, बढ़ जाने से क्या राष्ट्रीय आय को, देश के कमाई में परिवर्तन, प्रभाव डालता है? वर्णन करना है, बताना है। यानी बच्चों यहाँ पे हम लोगों को वर्णन करना है, बताना है कि यदि किसी देश में, किसी भी देश के लोगों के प्रति व्यक्ति आय, कमाई में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी होगा, तो उस देश के राष्ट्रीय आय में यानी कि देश के कमाई में क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, इसी बात को हमें क्या करना है? बताना है। क्या फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। देखो बच्चों, जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ता है तो राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ता है। जैसे अपने घर के माध्यम से समझिए, मान लीजिए कि आपके घर में प्रत्येक व्यक्ति कमाते हैं, अच्छा खासा रुपया कमाते हैं, तो क्या आपके घर का कमाई, पारिवारिक कमाई नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। और किसी दूसरे व्यक्ति के घर में 2 व्यक्ति में से 1 व्यक्ति कमाता है, तो उसका क्या है? पारिवारिक आय क्या है? कम है। तो इसी प्रकार से बच्चों, अगर किसी देश में, किसी भी राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का रुपया पैसा अधिक कमाते हैं, प्रत्येक व्यक्ति रुपया पैसा कमाते हैं, तो देश का राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब समझते हो दोस्तों कि उस देश में रहने वाले नागरिकों की कमाई, आय को क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, प्रति व्यक्ति कमाई बोलते हैं।
तो किसी भी देश में प्रत्येक व्यक्ति अगर कमाने लगेंगे, यानी कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगेगा, तो क्या देश के राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ेगा, देश के कमाई नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो इसी बात को हमें क्या करना है, उत्तर में अच्छे से बताना है, उत्तर में अच्छे से समझना है कि किस प्रकार से बच्चों प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से, बढ़ोतरी होने से राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होती है, राष्ट्रीय आय को किस प्रकार से प्रभावित करती है, वर्णन करना है। उत्तर में देखो हाँ, हाँ का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि बच्चों प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से, बढ़ोतरी होने से राष्ट्रीय आय को क्या करती है, प्रभावित करती है, असर डालती है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को क्या करती है बच्चों, प्रभावित करती है, असर डालती है। प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन होने से राष्ट्रीय आय में भी परिवर्तन होता है। हमने अभी बताया बच्चों कि प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ेगा, देश के नागरिकों की कमाई अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, देश का कमाई भी बढ़ेगा, यानी कि राष्ट्रीय आय भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर देश के नागरिकों को, देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की कमाई अगर घटेगा तो क्या होगा, देश का राष्ट्रीय आय में भी क्या होगा बाबू, घट जाएगा। तो यही यहाँ पे बोल रहा है बच्चों कि प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन होने से क्या होता है, राष्ट्रीय आय में भी परिवर्तन देखने को मिलता है, परिवर्तन होता है। राष्ट्रीय आय एवं प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन होने से इसका प्रभाव लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति का कमाई यानी प्रति व्यक्ति आय घट बढ़ रहा है बाबू, राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो उसका प्रभाव लोगों के जीवन स्तर पर देखने को मिलता है। जीवन जीने का तरीका उनका बदल जाएगा। अगर राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो अच्छे से जिएंगे, अगर राष्ट्रीय आय घट जाएगा तो क्या होगा, वह अच्छे से जीवन नहीं जी पाएंगे, अच्छे से स्वास्थ्य सेवा नहीं ले पाएंगे, सड़क वगैरह अच्छा से नहीं बन पाएगा, सरकार नहीं बनवा पाएंगे। क्यों, क्योंकि राष्ट्रीय आय ही घट गया। और राष्ट्रीय आय किस पर डिपेंड करता है बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति के आय कमाई पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा लोग कमाएंगे देश के, उतना ज़्यादा राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। तो क्या करता है, लोगों के जीवन स्तर को प्रभावित करता है, असर डालता है। किसी भी देश के लोगों के आय का योगफल राष्ट्रीय आय कहलाता है। कोई भी देश है बाबू, किसी भी देश में जो भी लोग रहते हैं उनके द्वारा कमाई की गए पैसों, एक साल में वे लोग जितने रुपया पैसा कमाते हैं, उनके द्वारा कमाई की गए पैसों को एक साथ जोड़ देंगे बाबू, तो वही क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा। यही बोल रहा है कि आय का योगफल को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय आय बोलते हैं, राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्रति व्यक्ति आय को, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कमाई की गए पैसों को एक साथ जोड़ देंगे तो वही क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय हो जाएगा। इसीलिए यदि जनसंख्या स्थिर रहे, यानी जनसंख्या बराबर रहे, ना घटे ना बढ़े, तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से, बढ़ोतरी होने से राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। जबकि प्रति व्यक्ति आय में कमी होने से राष्ट्रीय आय में भी कमी होता है। अगर जनसंख्या किसी देश का नहीं बढ़े बाबू, नहीं घटे, स्थिर रहे, बराबर रहे और प्रति व्यक्ति आय लोगों का बढ़ते जाए, तो क्या होगा, देश के विकास में, तरक्की में, उन्नति में बढ़ोतरी होगा, यानी कि राष्ट्रीय आय बढ़ेगा। जबकि बच्चों प्रति व्यक्ति आय अगर कम जाएगा बच्चों, कमी हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति कम रुपया पैसा कमाने लगेंगे, तो क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय घट जाएगा। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है उसे विकसित देश, विकसित देश का मतलब वैसा देश जहाँ पे विकास, उन्नति, तरक्की हो चुका है, जैसे अमेरिका, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, ये सब कैसा देश है बाबू, यहाँ पे विकास, उन्नति, तरक्की हो चुका है, यानी कि ये देश अमीर हैं। तथा जिस देश का प्रति व्यक्ति आय कम होता है उसे विकासशील देश कहा जाता है। और जिस देश का बच्चों प्रति व्यक्ति आय कम होता है, उस देश के लोग कम कम रुपया पैसा कमाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, विकासशील देश बोलते हैं। विकासशील का मतलब बच्चों वैसा देश जहाँ पे विकास का काम चल रहा है, विकास का काम जारी है, उन्नति तरक्की का काम चल रहा है, जारी है। जैसे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब देशों में बाबू विकास का काम चल रहा है। यहाँ के लोग ज़्यादा रुपया पैसा, यानी कि प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा नहीं है, कम कम रुपया पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है बाबू कि जिस देश का प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है, ज़्यादा रुपया पैसा कमाते हैं जिस देश के लोग, उसे क्या बोलते हैं, विकसित देश बोलते हैं। और जिस देश के लोग कम कम रुपया पैसा कमाते हैं उस देश को क्या बोलते हैं, विकासशील देश बोलते हैं, यानी कि विकास का काम उस देश में चल रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, बढ़ोतरी राष्ट्रीय आय को क्या करती है बाबू, प्रभावित करती है, राष्ट्रीय आय पर असर डालती है, बदलाव देखने को मिलती है राष्ट्रीय आय पर।
इन सब वाक्यों से हमें पता चलता है बच्चों कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से, बढ़ोतरी होने से या घट जाने से राष्ट्रीय आय पर क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, असर पड़ता है, बदलाव देखने को मिलता है। सिंपल सी बात है बाबू, आसान है कि देखो किसी भी देश में कल कारखाने, फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा सामानों का उत्पादन होगा, ज़्यादा सामानों का उत्पादन होगा तो लोगों को ज़्यादा रोजगार मिलेगा, लोगों को ज़्यादा रोजगार प्राप्त होगा तो लोग ज़्यादा ज़्यादा रुपया पैसा कमाएंगे, ज़्यादा रुपया पैसा कमाएंगे तो देश के राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा। जिस देश के अच्छे से लोग रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, अच्छे से पैसा और रुपया पैसा कमाते रहेंगे तो उस देश का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा ना, बिल्कुल बढ़ेगा। राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों, देश अच्छा से विकास करेगा, तरक्की करेगा। तो यहाँ पे मेन रूप से बोल रहा है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से क्या राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है। हाँ, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से क्या होता है बच्चों, राष्ट्रीय आय को प्रभावित करता है, असर डालता है। यहाँ पे वीडियो समाप्त हुआ दोस्तों। जितना भी इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 2 का एनसीईआरटी के प्रश्नावली में क्वेश्चन दिया गया था सारा का सारा कर चुके हैं। इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हो तो जाओ प्लेलिस्ट में, वहाँ पे सारा का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा।